For the students, how do they stand out in this competitive job market? एक तो खुद के चॉइस का जॉब मिलना डिफिकल्ट है. मुझे लगता है कि खुद का चॉइस हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है. There's this saying, a lot of people say these days that Gen Zs are not good in communication in comparison to the millennials. सो आई थिंक जेन ज़ी एक ऐसी जनरेशन है ना जो इतनी सी भी इनकन्वीनियंस को झेलते नहीं. ये अच्छी भी बात है और बुरी भी बात है. तो बहुत टफ है ये कॉल लेना कि अब हम आगे अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखाएं कि तुम ओवरऑल ग्रूमिंग करो, तुम अपने पर्सनालिटी को बेटर करो क्योंकि कॉर्पोरेट में वो ज़रूरी है, या तुम सिर्फ एक किताबी कीड़ा बन के रह जाओ क्योंकि तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो ज़रूरी है. दे कांट लुक स्ट्रेट इनटू योर आईज. वो कॉन्फिडेंस उनमें क्योंकि पेरेंट्स ने नहीं दिया ना. पेरेंट्स हमारे फर्स्ट गाइड्स होते हैं. हमारे पेरेंट्स एक ऐसी लाइट होते हैं जो हमारी लाइफ को कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं. बट वही पेरेंट्स, क्योंकि उन्हें भी नहीं सिखाया गया, पेरेंटिंग नहीं बताई गई, उनके बच्चे हो गए जैसा उनको आता था वैसा उन्होंने पाला. और बच्चों को ना अच्छा करते हुए देख पेरेंट्स को गुस्सा आया, उन्होंने वो गुस्सा पूरा चैनल कर दिया. अब जब वो गुस्सा चैनल हो गया, बच्चे का कॉन्फिडेंस. Indian education system is the best. हाय नंदिनी, कैसे हो आप? हाय, आई एम गुड. हाउ आर यू? मैं तो बहुत सही हूँ. So we'll directly get into the zone and I'll put the first question out of the way. One of the most common, most Googled questions, most YouTubed questions. What are the common mistakes that a student makes during the admission process? ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस. Yes. सो जनरलाइज करते हैं इसको. बिल्कुल. एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को लेकर नहीं चलते हैं. पहली मिस्टेक, दे डोंट सेलेक्ट, दे डोंट गो विद द वेराइटी. व्हाट दे डू इज एक कोर्स को लेके चलते हैं, एक कॉलेज को लेके चलते हैं, वो नहीं होता तो फिर ड्रॉप ईयर ले लेते हैं. तो अच्छा. ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है जो मुझे लगता है इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. अगर आप किसी फॉरेन कंट्री जाओ और आप वहाँ पे आप बोलो कि मैंने ना ड्रॉप ईयर लिया था, दे वुडंट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ ड्रॉप ईयर. ओह, क्योंकि ये कोई अच्छा. कॉन्सेप्ट बाहर है ही नहीं. ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडिया में है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम प्रेशर वी पुट ऑन द स्टूडेंट्स फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स. और अब तो CUET आ गया है, तो CUET में भी स्टूडेंट्स ड्रॉप ईयर ले रहे हैं. कल ही मेरा लाइव सेशन था रिगार्डिंग ड्रॉप ईयर. मैं नहीं रिकमेंड करती, बट फिर भी जो स्टूडेंट्स ले लेते हैं उनकी हेल्प करना हमारा काम है. तो एक ये बहुत बड़ा इशू है. उसके बाद मुझे लगता है कि एप्लीकेशंस को ठीक से ना भरना, प्रॉपर सर्टिफिकेशंस को ना लगाना और सिर्फ ये सोचना कि हमने एक ही चीज करनी है, ये बहुत बड़ा इशू है. अगर आपका नीट नहीं क्लियर हो रहा, रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, जी. तब भी आप जी. मेडिकल फील्ड में काम कर सकते हैं. आपको ना ज़ील होनी चाहिए कि आप उस पर्टिकुलर फील्ड में काम करना चाहते हो. यहाँ पर इंडिया में स्टूडेंट्स को ज़ील होती है एक प्रॉपर प्रोफेशन की. उन्हें लगता है बस हमें डॉक्टर बनना है, बाकी आसपास नर्सेज हैं और लोग होते हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ डॉक्टर बनना है. तो वो जो एक पूरा माइंडसेट है, जो पूरी मेंटालिटी है कि हमें सिर्फ एक चीज को करना है, एक ही चीज लेकर चलना है, फिर लाइफ में जब फेलियर आता है ना तो इन स्टूडेंट्स को बहुत इशू होता है. एंड लाइफ कभी भी वैसे नहीं चलती जैसी आप प्लान करते हो. मैंने भी शायद कुछ और प्लान किया था, बट आई एम डूइंग समथिंग एल्स. और आपने क्या प्लान किया? आई थिंक जब मैं क्लास 10th में थी तो मुझे लगता था कि मुझे डॉक्टर बनना है. अच्छा. फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे नीडल फोबिया है, आई कांट बेयर अच्छा. नीडल्स. Okay. तो नीडल फोबिया था, इसलिए मैंने PCB लेने की जगह PCM ले लिया. अच्छा. तब मुझे लगा चलो इंजीनियरिंग कर लेते हैं, अच्छा. IIT जाएंगे. बट अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हो पाया, तो इंजीनियरिंग में नहीं लिया. प्राइवेट कॉलेजेस से मुझे थोड़ा डर लगता था कि प्राइवेट कॉलेजेस में शायद पढ़ाई नहीं होती. हमारे टाइम पे ये बहुत ज़्यादा था कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, स्टूडेंट्स बड़े बिगड़े हुए आते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है. बट हमारे टाइम पे ये माइंडसेट था, तो वहाँ नहीं लिया. फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी चली गई, फिर वहाँ से बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, तो लगा शायद वेब डेवलपमेंट में जाऊँगी. बट ये सब करते करते मेरा एक जो हॉबी थी, एक पैशन था कि मुझे वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता था. पहले मैं सिर्फ नॉर्मल कॉलेज लाइफ की वीडियोस बनाती थी, उसके बाद एक हमने सीरीज की जनहित में जारी. अच्छा. जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाते हो तो आपको फेमिनिज्म का भूत चढ़ता है. अच्छा. तो वो जो कम्युनिज्म का, फेमिनिज्म का, ये सब आपको अच्छा लगता है तब करने में. स्टूडेंट लाइफ में ये सब नहीं किया तो फिर क्या किया. तो जब वो करा तो लगा कि इसके बारे में वीडियोस बनाएंगे, तो फिर वो वीडियोस बनाई. मुझे बस वीडियो बनाना बड़ा अच्छा लगता था. मुझे नहीं पता था इसमें करियर होता है, इसमें लोग को पैसे मिलते हैं, इससे एक फुल फ्लेज्ड आप एक करियर बना सकते हो, मुझे नहीं पता था.
बट जब पता चला तो इसमें परस्यू किया एंड देन हियर आई अब कितना साल हो गया आपको वीडियोस बनाते हुए? वीडियो बनाते वैसे तो जब मैं 18 की थी मैंने तब से वीडियोस बनाई हैं, बट एज अ प्रोफेशन की हाँ मैं मेरा बहुत अच्छा चला, बहुत बूम हुआ 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर। लास्ट 1 साल से। तो इस 1 साल में सबसे ज्यादा कितना कमाया है, कोई भी 1 महीने का? यार ऐसे डायरेक्टली तो आई कांट से, एक बॉल पार्क तो दे सकते हो। बॉल पार्क फिगर में नहीं देना चाहती मैं, बट तब क्या मजा आएगा? यार कैसे लोग इंस्पायर होंगे कि इतना महीने में आप कमा सकते हो? मैंने 2-3 लाख कम ही बोल दो। 2-3 लाख कम बोल दो तो लाखों में है, तो बस ये बात है कि लाखों में इतना है कि जब मैंने आईफोन 15 प्रो मैक्स लिया तो मेरी जेब को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इतना कमा लेते हैं कंटेंट क्रिएटर्स कि उनको बिल्कुल इशू नहीं होता जब वो एप्पल का कोई प्रोडक्ट खरीदते, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं जो महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है। फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन वो ऐसा होता है कि आप नहीं ले पा रहे हो या आप ईएमआई पे ले रहे हो ऐसा। बट इफ यूर अ गुड कंटेंट क्रिएटर जो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, जिसके पास कोलैबोरेशंस अच्छा है, जिसकी कम्युनिटी अच्छी है, तो आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। So for the students, how do they stand out in this competitive job market? एक तो खुद के चॉइस का जॉब मिलना डिफिकल्ट है एंड ऊपर से कंपटीशन है, तो एक बंदा या बंदी अपने को कैसे स्टैंड आउट करवाए? मुझे लगता है कि खुद का चॉइस हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है। तो हम और स्टूडेंट लाइफ में हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, हम ना एक्सप्लोर ही नहीं करते। हम सिर्फ कॉलेज में पढ़ते रह जाते हैं या हम सिर्फ एक ही चीज़ करते रह जाते हैं, हम एक चीज़ को सेंटर बना के चलते हैं। बट मुझे लगता है कॉलेज लाइफ में एक्सप्लोर करना शुड बी द मोटिव, इज द मोटिव। तो आप कॉलेज लाइफ में जितनी इंटर्नशिप्स, जितने क्लब्स, जितनी सोसाइटीज ज्वाइन करके डिफरेंट करियर ऑप्शंस को, डिफरेंट करियर पाथ्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, तो आपको करना चाहिए। और आपको देखना चाहिए कि अच्छा मेडिकल में ऐसे काम होता है, अच्छा आईटी में ऐसे काम होता है, अच्छा वीडियो क्रिएशन में ऐसे काम होता है, अच्छा ये लोग ऐसा काम करते हैं, फाउंडर्स ऑफिस ऐसे चलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे काम करती है। जब आप इतनी चीजें एक्सपीरियंस कर लोगे ना तो आपको लगेगा यार यहाँ मुझे सबसे ज्यादा मजा आया था। चाहे काम मैंने 12 घंटे किया, 13 घंटे किया, अनपेड लेबर की तरह काम किया, पर मुझे मजा आया। मतलब मैंने एक पॉडकास्ट के साथ काम किया, उस टीम में मैं एक इंटर्न हूँ और मेरे को बहुत मजा आया यार। मैं उनके साथ ट्रैवल कर रही थी 12-12 घंटे, रात का शूट, दिन का शूट, बट फन आ रहा था, मतलब मजा आ रहा था। अंदर से ये नहीं लग रहा था यार मैं क्या मजदूरी पे आ गया, क्या मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। अगर किसी को ऑलरेडी पता हो कि मुझे ये ही बनना है, सपोज मुझे फिल्म मेकर ही बनना है, तब आई थिंक पहली चीज अपने आप को एजुकेट करो, एडिक्वेट नॉलेज इकट्ठी कर लो। एक तो बिना नॉलेज के आजकल बहुत लोग बोलने लग गए, क्योंकि थैंक्स टू इंस्टाग्राम अच्छा प्लेटफॉर्म भी है, बुरा प्लेटफॉर्म भी है। बुरा इसलिए कि जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, जस्ट बिकॉज देव गेन्ड अ फ्यू फॉलोअर्स ना, वो वहाँ पे बोलना शुरू कर देते कि ऐसा करो वैसा करो। तो ये चीज होती है बहुत ज्यादा। तो पहले तो एडिक्वेट नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास पर्टिकुलर किसी चीज की नॉलेज नहीं है, पहले वो लो। कोर्सेज हैं, फ्री कोर्सेज हैं, यूट्यूब वीडियोज हैं, वर्कशॉप्स होती रहती हैं, लोग इतना कुछ करते हैं, उन सबको अटेंड करो, एडिक्वेट नॉलेज इकट्ठी करो। देन स्लोली एंड स्टेडीली एक्सपीरियंस गेन करना स्टार्ट करो। और एक्सपीरियंस में पहले थोड़ा मनी को साइड रख के सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करने पे आपका फोकस होना चाहिए। मनी थोड़ा कम ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि जितनी बड़ी कंपनीज होंगी पैसा उतना खिंच के मिलेगा आपको। तो पैसे के पीछे ना भागते हुए हमें ये देखना चाहिए कि हमें कितनी बड़ी जगह का या कितने मज़ेदार जगह का एक्सपीरियंस मिल रहा है। स्टार्टअप कल्चर आप जाके देखिए, वहाँ काम करके देखिए, आपको वहाँ अच्छा लगे, वेरी गुड। बड़ी एमएनसी में काम करके देखिए, वहाँ अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। तो ये सारी चीज़ें, ये एक प्रोसेस है। पहले नॉलेज इकट्ठी करो, देन एक्सपीरियंस इकट्ठा करो। फिर अगर इतना आपके पास रिस्क मैनेजमेंट का है और रिस्क है, तो फिर अपना भी काम आप कर सकते हैं यहाँ से। एंड ऑफ कोर्स अगर आप अपनी कंपनी में अच्छा कर रहे हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ का प्रोसेस होता है, वहाँ पे आप ऊपर जा सकते हैं। जी। सो there's this saying, a lot of people say these days, that Gen Zs are not good in communication in comparison to the millennials. Okay, एक तो what is your take on that? And how do they improve their communication skills? So I think Gen Z एक ऐसी जनरेशन है ना जो इतनी सी भी इनकन्वीनियंस को झेलते नहीं है। ये अच्छी भी बात है और बुरी भी बात है। ये अच्छी बात इसलिए क्योंकि आपको पता है कि कहाँ आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही, जैसे ही नहीं हो रही तुरंत कट लो। अच्छा, उनको ये बात पता है। बट व्हेन यू आर वर्किंग इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, कई बार इधर उधर की बातें सुननी पड़ती है। आप शायद अपने बॉस की सुन रहे हो, बॉस शायद क्लाइंट की सुन रहा है, क्लाइंट शायद अपनी फैमिली की सुन रहा है। सो देयर इज अ वे, एक प्रोसेस है, सब थोड़ा बहुत एडजस्ट करना आना चाहिए। बट जेनजी को अगर मैं बोलूँ ना, जेनजी प्रोफेशनली एक फ्रेश पर्सपेक्टिव हमेशा लेकर आते हैं। उनके जो क्योंकि मेरे टीम में बहुत सारे जेनजी हैं, तो मुझे लगता है उनका जो पर्सपेक्टिव है, जो माइंडसेट है,
और जो पूरा उनका सोचने का तरीका है, जो पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं, वो बड़ा फ्रेश, बड़ा न्यू, बड़ा बड़ा वाइल्ड होता है। तो अगर आप उसको ठीक से एग्जीक्यूट कर पाओ तो यू कैन रियली मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दैट। उसको मोनेटाइज करना बहुत आसान होता है। बट आई थिंक जेन ज़ी सेम स्पॉट पे अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब मैंने जितना अभी तक ऑब्जर्व किया, क्योंकि स्टूडेंट्स जेन ज़ी हैं, हाँ, टीममेट्स जेन ज़ी obviously, हैं, सब पूरे दिन मेरा जेन ज़ी के साथ ही निकलता है। तो फिर पर्सनल लाइफ में क्योंकि बहुत किसी के साथ एडजस्ट करना या किसी के साथ लंबे टाइम तक रहना, तो वो पर्सनल रिलेशनशिप्स में, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो, पार्टनर्स के साथ हो या पियर्स फ्रेंड्स के साथ हो, बहुत ज़्यादा इंकन्वीनियंस, थोड़ी सी इंकन्वीनियंस पे निकलने की जो वो आदत है, वो फैमिली के साथ और पर्सनल रिलेशनशिप्स में बिल्कुल भी नहीं चलती है। तो वहाँ पे वो लोग प्रॉब्लम देते हैं। सेम चीज़ अगर मैं अपनी जनरेशन के लिए बोलूँ, मिलेनियल्स के लिए बोलूँ, तो हम लोग प्रोफेशनल लाइफ में इतने फ्रेश पर्सपेक्टिव को नहीं लेके आते, क्योंकि हमारे अंदर वो नहीं होता कि ये रिस्क ले लेते हैं यार, कुछ वाइल्ड करते हैं यार, कम होता है। हम सेफ प्ले करते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने बचपन से वही देखा है, तो हम सेफ प्ले करने की कोशिश करते हैं। यहीं पर हम अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में थोड़े बेटर होते हैं, क्योंकि हमें एडजस्ट करने की, सेफ रहने की, एक किसी के साथ रहने की, एक साथ का ना हमें बहुत क्रेविंग होती है मिलेनियल्स को। ये डिफरेंस है दोनों जनरेशन्स में। एंड आई थिंक अगर आप एक अच्छे टीम लीड हो, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो सबको साथ लेके चल सकता है, तो जेनजी से काम करा, अगर आप करा लो, आप में वो है, तो वो जो फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके आते हैं ना, दैट इज गेम चेंजिंग। वो डिसरप्टिव वाली जो चीज है ना, वो जेनजी ही कर सकते हैं। वो हमारी जनरेशन में तो अब चली गई है। So how do you build confidence in them? Like 3 tips to build confidence in the Gen Z. Yes. I think Gen Z first, उनको बहुत रिस्पेक्ट दो। Okay. रिस्पेक्ट से बात करो। तू बोलना, ऐसे बोलना नहीं करना। उनको आप बोलो, बहुत रिस्पेक्ट। दूसरा, उनका पर्सपेक्टिव सुनो। उनको बोलो अच्छा आप मुझे बताओ, मेरी कमियां निकालो। हम लोग एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करते हैं। उस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में मैं अपने सारे प्रोफाइल्स आगे रख देती हूँ, सारे चैनल, सारे प्रोफाइल्स, बताओ क्या कमी है। बहुत बुरा लगता है मुझे। कई बार मैं कई बार ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के बाद रोई हूँ कि यार मैं इतना खराब कर रही हूँ। बट जो पर्सपेक्टिव उन्होंने मुझे दिया, जब मैं उस पर काम करती हूँ, एकदम व्यूज इंक्रीज, एकदम रीच इंक्रीज, कोलैबोरेशंस इंक्रीज, मैंने वो चेंज देखा है। तो उनके पर्सपेक्टिव को सुनो, तो वो आपके साथ रहेंगे। थर्ड थिंग, थोड़ा सा जो पेमेंट वाली जो चीज है, मार्केट रेट से थोड़ा सा ऊपर पे करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई फील अगर मार्केट रेट आपको लग रहा है, सपोज फॉर एन इंटर्न इट्स $5,000 फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग अ वेग फिगर हियर, $5,000 है, आप $7,000 पे कर दो, तो वो एक जो गैप है, वो उनको लगेगा हाँ हमारा जो लेबर है, हमारा जो काम है, हमारी जो स्किल्स है, उनको बेटर तरीके से आप कॉम्पेंसेट कर रहे हो, एंड दे विल शो देयर लॉयल्टी टू यू। Right. So these are 3 tips. Okay, and how do you keep them motivated? You already mentioned how to build confidence. Like, are these also similar tips to motivate them? आई फील मोटिवेशन के लिए ना, जो टीम लीडर है या जो पर्सन एक लाइट के नीचे बैठा है, वो खुद मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। Okay, right. मैं एक पर्सन से मिली, शी हैज अ 100 करोड़ कंपनी, एंड जब मैं उनसे, हम लोग एक पैनल डिस्कशन में साथ में थे, तो जब मैं उनसे मिली ना, उन्होंने मुझे, मैंने अपनी जो स्टार्टअप अपने नया स्टार्ट किया, तो मैं उनसे ऐसे पूछ रही थी कि कैसे करते ऐसे, तो कह रही मंडे मॉर्निंग ना नंदिनी, कितना मर्जी संडे को आपने एंजॉय किया, मंडे मॉर्निंग गो टू योर ऑफिस, फर्स्ट थिंग अपने एम्प्लॉइज से पहले, अगर एम्प्लॉइज 10 बजे आते हैं, आप 9 बजे जाओ, एंड बी देयर चीयर लीडर देयर कि गुड मॉर्निंग, चाहे आपको कुछ भी लग रहा हो, आपके सर में दर्द हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, सब कुछ साइड में रख के वहां जाओ, गुड मॉर्निंग, हैव दैट स्पिरिट। तो जब तक वो स्पिरिट आई थिंक एक टीम लीडर में नहीं है, या एक सीईओ में नहीं है, एक फाउंडर में नहीं है, जो भी पर्सन लाइट के नीचे उसमें नहीं है, तो आप अपनी टीम में वो स्पिरिट नहीं देख पाओगे। टीम वैसे उसी स्पिरिट से काम करती है जिस स्पिरिट पे आप काम करते हो। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। India like specifically follows the societal structure, you know, कि लोग क्या कहेंगे, that is a huge thing in India. गाना भी बन गया उस पे। Okay, so ये जो हम बात कर रहे थे अभी कि उनको डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर बनना है, this basically stems from it's like a pyramid. It stems from the person who's sitting on top, which is ideally either your mother or your father. Okay, and that in turn leads to a certain amount of expectations कि ऐसे perform करना है, वैसे perform करना है, which again leads to stress and anxiety in the students. Right. How do they deal with that? They don't know how to deal with that. That's the problem. हमारे यहाँ इतने कोचिंग सेंटर्स हैं इंडिया में कोचिंग सेंटर का बहुत बड़ा, मैं बिजनेस बोलूँ या बहुत बड़ा कल्चर बोलूँ, अब तो मुझे कल्ट बोलना चाहिए कोचिंग सेंटर को, कोचिंग कराने को एक कल्ट है ये।
हम सब करते हैं, हमारे आगे की जनरेशन भी कर रही है, अभी भी कर रहे हैं। जेन जी इस चीज में भी अभी नहीं बदला है, सब कोचिंग लेते हैं। हाँ चाहे वो आप किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए ले रहे हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ले रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने के लिए ले रहे हो, वो कोचिंग लेते हैं। वो जो कोचिंग का पार्ट है ना, वहां पर आपको सिलेबस तो पढ़ाया जाता है, बट ये नहीं बताया जाता कि स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, जी, टाइम कैसे मैनेज करना है। अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो क्या करना है? वो तो स्कूल में भी नहीं पढ़ाया वो जाता। स्कूल तो खैर हमारे बदनाम ही है, हमारा एजुकेशन सिस्टम तो शुरू से ही बदनाम है। बट कोचिंग सेंटर्स बीइंग अ लिटिल कैंडिड एंड फ्रेंडली, क्योंकि वहां पे वो ये वादा करते हैं कि हम स्टूडेंट्स को एक बेटर एनवायरनमेंट दे जी, रहे हैं, जी। जिसकी वजह से हम स्कूल्स के यूएसपी से अलग हैं। तो वहां पर वो ये चीजें नहीं सिखाते कि जब आप पढ़ नहीं रहे तो आप क्या करो। और यहीं पे पूरा गेम आकर खत्म हो जाता है कि मेंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई फील कि मैं ये गैप को बहुत सालों से आई थिंक आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ, जब से मुझे कोई मेंटोर नहीं मिला। मुझे लगता है कि शायद मुझे मेंटोर मिला होता तो मैं कुछ और बहुत अच्छा कर रही होती या बहुत ही ज्यादा कहीं और होती। बट ठीक है, वो तो लाइफ की डेस्टिनी है, आप कहीं भी कैसे भी करके कहीं भी पहुंचते हो। बट एज एज अ एजुकेटर नाउ मुझे लगता है वो जो मेंटोर वाली चीज है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब मैं अब स्टूडेंट से बात करती हूँ, आई डोंट टेल देम आई एम अ टीचर, मैं नहीं बोलती ये चीज। मेरा सिलेबस मुझसे पूछो भी मत, तो राइट। मुझसे ये पूछो कि कंसंट्रेशन नहीं हो रही है, अब क्या करें? मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा, अब क्या करें? कोई भी पेन पॉइंट ऐसा है जो आपको पढ़ने नहीं दे रहा, बढ़ने नहीं दे रहा, ग्रो करने नहीं दे रहा, आप वो मुझसे पूछो। तो ये जो गैप है ना, ये अभी हमने आइडेंटिफाई ठीक से किया नहीं है, और इसमें बहुत सारी चीजें जो हमें करनी है। एंड मैं तो एक पर्सन हूँ, सिर्फ एक पर्सन दुनिया नहीं बदल Obviously सकता। not, yeah, और yeah. बहुत सारे लोग लगते हैं दुनिया बदलने में। आई फील वी हैव इनिशिएटेड इट, बहुत सारे लोग और इससे जुड़ेंगे, अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे इसको करेंगे, एंड स्लोली एंड स्टेडीली ये मेंटोरशिप वाली चीज भी एक कल्चर की तरह आएगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए इस समय। क्योंकि स्टूडेंट जो फ्रेटर्निटी है पूरी, वो जितना ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में जा रहे हैं, हमारा फ्यूचर खराब हो रहा है, अनप्रोडक्टिवनेस भी हो जा रहा है, अनप्रोडक्टिवनेस हो रही है। हमारे एक नेशन का भी एक फ्यूचर होता है, एक कंट्री का एक फ्यूचर होता है, एक सिटी का भी एक फ्यूचर होता है। वो सारी चीजें डाउनफॉल पे आ रही हैं बिकॉज ये जो मेंटल हेल्थ पे हम फोकस नहीं कर रहे उसकी वजह से। तो आई फील हाँ, ये गैप आइडेंटिफाई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे को ऐसे 3 हैक दो जिससे कि स्ट्रेस और एंजाइटी बैलेंस हो सकती है, कम हो सकती है एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ सकता है। देखो, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है जो आप लाइफस्टाइल ठीक, पहली चीज तो लाइफस्टाइल ठीक करो। लाइफस्टाइल ठीक करो, एक्सरसाइज, वेकअप अर्ली, ये जो सारी चीजें हमारी मम्मी, हमारी दादी, हमारी नानी बोलती है, पहले तो उन चीजों को अपनाओ। उससे अगर नहीं ठीक हो रहा है, आपको लग रहा है मैं कर ही नहीं, मैं यहाँ तक तो मैं पहुंच ही नहीं पा रही हूँ, कंसल्ट अ साइकाइट्रिस्ट, कंसल्ट अ थेरेपिस्ट। पहले आप साइकाइट्रिस्ट पे जाते हो, साइकाइट्रिस्ट आपको बताते हैं कि आपको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, आपको थेरेपिस्ट की जरूरत है, आपको मेडिसिन की जरूरत है। आई एम नॉट अ साइकाइट्रिस्ट, तो मैं इसलिए, कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है, मुझे आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ ये तो ज्यादा गड़बड़ हो रही है, मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप एक साइकाइट्रिस्ट से मिलिए, मैं नंबर देती हूँ आपको, मेरे बहुत फ्रेंड साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं, आप उनसे जाके मिलो, वो अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं, पूरा केस स्टडी वगैरह बनाते हैं। एंड अब तो जेन जी तो स्पेशली दे आर कंसर्न्ड अबाउट द मेंटल हेल्थ, अब तो हमारी जनरेशन भी कंसर्न्ड है, तो सब लोग इसको धीरे धीरे इस मिथ को हटा रहे हैं कि पागल लोग साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं। ऐसा नहीं है, हम सब में एक पागल इंसान होता है जो कभी कभी बाहर आ जाता है। तो बस उसको शांत करने के लिए हमें इन लोगों के पास जाना बहुत, दे आर डॉक्टर्स, तो उन डॉक्टर्स के पास जाना जरूरी है। सेकेंड थिंग तो ये है। तीसरी चीज मुझे लगता है कि अभी कल्चर में नहीं आई है, बट मेडिटेशन आई फील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर चाहते हैं कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन, लाइफ इन जनरल, आपकी जो पूरी लाइफ है वो चेंज हो जाए, मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई नो 1 मिनट 30 सेकेंड्स करना भी बहुत लोगों के लिए, जो सुन रहे होंगे उनके लिए डिफिकल्ट होगा, बट लोग एक एक घंटा मेडिटेशन करते हैं। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट 20 सेकेंड्स, 10 सेकेंड, 30 सेकेंड्स, एंड देन हम बढ़ते बढ़ते उधर तक जा सकते हैं, एंड इट विल बी ट्रांसफॉर्मिंग, मतलब आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। बिकॉज यू मेंशन अबाउट द टाइम फैक्टर, यू नो, again time management itself is a huge issue, right? So again, your opinion on that and how to be better at time management. आई थिंक टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहली चीज ये जरूरी है कि हमें अपना टाइम मैनेज अपने दिमाग में नहीं करना। हम अपने दिमाग में टाइम मैनेज नहीं कर सकते। हमें जो टाइम मैनेज करना है वो लिख के करना है। लिखना बहुत जरूरी है। हमारे आई थिंक इंडियन कल्चर में बहुत सारी चीजें हवा में इसलिए चली गई हैं क्योंकि हमारी जो संस्कृति थी, ओरल संस्कृति थी, ओरली लोग चीजें सिखाते थे। गुरु जो होते थे, जो पूरा कल्चर था हमारा, ओरली सिखाते थे, आगे आगे जनरेशंस को पास करी जाती थी चीजें। अब ओरली किसको कितना याद रहता है, बीमारियां हो जाती हैं, अल्जाइमर हो जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस, तो मेमोरी बहुत ज्यादा लॉस होती है। तो यही से हमें ये चीज सीखनी चाहिए कि हमें लिख कर चीजें करनी चाहिए।
एंड मेरी पर्सनली जो मेरी आदत है वो ये है कि कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे जो टू डू लिस्ट है वो स्क्रैप ऑफ करना होता है एवरी डे. मुझे नींद नहीं आती अगर मैं वो ना करूँ तो टाइम मैनेजमेंट की सबसे पहली चीज़ है, मेक अ रूटीन एंड अ टाइम टेबल फॉर योरसेल्फ. अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम टेबल ऑलरेडी रेडी नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे टाइम मैनेज को, क्योंकि टाइम तो इतनी जल्दी जल्दी भाग रहा है, वो नहीं आपके लिए रुकेगा. तो एक रात पहले आपको ये सब चीजें प्लान करनी बहुत जरूरी है. अगर आप सुबह उठ के सोचोगे 8 बजे बैठ के मैं अपना टाइम टेबल लिखूंगा, कुछ नहीं होगा. वो 8 के 8:15, फिर 8:15 आप सोचते हो 8:30, 8:30 आप सोचते हो चलो 9 के 10, वो टाइम जाता जाता है एंड रात हो जाती है. एंड फिर आपको लगता है कि जो चीजें बहुत ज्यादा अर्जेंट है या जो बिल्कुल सर पे डेडलाइंस है, आप सिर्फ उन चीजों को कंप्लीट कर पाते हो. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्लान अहेड. टाइम मैनेजमेंट का एक ही रूल है, प्लान अहेड. और आप अपने हिसाब से प्लान करो, किसी और के हिसाब से नहीं. हमें लगता है कि हम दूसरे के जैसा दूसरा कर रहे हैं हम वैसे टाइम मैनेज कर लें, जैसा कोई यूट्यूब पे बता रहा है वैसा कर ले, बट नहीं. सबके स्पीड, सबकी प्रोडक्टिविटी, सबकी बॉडीज बहुत अलग अलग हैं. To each their own. यस. कुछ लोग होते हैं जिनको रात में नींद नहीं आती, तो आप अपना काफी काम रात में कर सकते हैं. कुछ लोग होते हैं जो अर्ली बर्ड्स होते हैं, उन्हें सुबह प्रोडक्टिविटी लगती है बहुत ज्यादा, वो सुबह करें. ऐसा नहीं है कि अगर आपको सुबह नींद आ रही है फिर भी आप लगे हुए हो सुबह ही काम करने में तो प्रोडक्टिविटी आ जाएगी, ऐसा नहीं होता. वो सबकी अपनी अपनी एक रिदम होती है. कई लोगों को दोपहर में उनसे काम नहीं होता, उन्हें नींद आती है, तो उनको फिर दोपहर में अवॉइड करना चाहिए वो चंक, और वो सुबह और रात में कंप्लीट करना चाहिए. तो आप अपनी बॉडी के हिसाब से प्लान आउट करो, किसी और के हिसाब से. राइट. सो जैसे कि मैं बोल रहा था कि अगर किसी को ऑलरेडी एम है कुछ बनने का तो उसका आपने आंसर दे दिया, बट अगर किसी का दिशा उतना क्लियर नहीं है, सपोज उनका दिल एंड दिमाग दोनों भटक रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा 3 ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया में जिसमें वो अपना करियर बनाने का सोच सकते हैं? आई थिंक नंबर 1 मैं बोलूँगी यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी. अच्छा. क्योंकि जितना ज़्यादा हम इंटरनेट पे अपना अपना फुटप्रिंट्स दे रहे हैं इंटरनेट पे, उतना ज़्यादा हमें ज़रूरत है कि अब सिक्योर सिस्टम्स आएँ. जैसे इतने स्कैम्स होते हैं, हम रोज़ सुनते हैं, हर रोज़ न्यूज़पेपर में एक स्कैम के बारे में आता है. तो आई फील इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं. सेकेंड, आई फील जितना ज्यादा लोग स्टार्टअप कल्चर की तरफ जा रहे हैं उतना ज्यादा लोग मार्केटिंग को भी प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू लॉन्च अ प्रोडक्ट और अ सर्विस. तो मार्केटिंग में एक पर्टिकुलर नीश है एआई इंटीग्रेशन इन मार्केटिंग, जिसमें बहुत सारे ऑटोमेटेड टूल्स, बहुत सारी चीजें जो अब नई आ रही हैं जो पुराने मार्केटिंग के लोगों को नहीं पता है. डिजिटल मार्केटिंग में भी एआई इन डिजिटल मार्केटिंग, जो वो वाला जो एक फील्ड है, आई फील उसमें एवरीवन शुड गो एंड कर सकते हैं. आप ट्राई आउट तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं. नंबर 3 आई वुड से कि अभी क्योंकि कंटेंट क्रिएशन का बहुत ज़्यादा एक वेव चला हुआ है कंटेंट क्रिएट करने का, तो अगर आप वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या टेक्निकल जो काम होता है, अगर बैक एंड संभाल सकते हैं आप किसी का, तो आप उनकी बैकबोन बन सकते हैं. और वहां पर लोग कितना भी पैसा देने को रेडी हो जाते हैं, बस मेरी बैकबोन बना दो, मेरी टीम क्रिएट कर दो, मेरा बैक एंड संभाल लो. फ्रंट एंड तो देखो, कंटेंट क्रिएटर जो सामने है वो सिर्फ, जैसे मैं अब अगर यहाँ बैठी हूँ तो आई एम बिकॉज मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग टीम है जो पीछे से मेरा सारा काम करते हैं. सारी एडिटिंग होती है, ग्राफिक्स बनते हैं, चीजें शेड्यूल होती है, आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन होती है, इवेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन होती है, ब्रांड्स के साथ कोऑर्डिनेशन होती है. वो इसलिए मैं कर पाती हूँ इतनी चीजें, 1 पर्सन नहीं कर सकता, स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए होती है. तो अगर आप वो टीम क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप वो टेक्निकल काम कर सकते हैं कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, तो आई थिंक दैट इज अ ग्रोइंग फील्ड अभी. तो उसमें भी काफी अच्छा चांस है फ्यूचर में. बाकी तो आपके पर्सनल इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है. आपने जो टॉप 3 पूछी, टॉप 3. तो एज अ क्रिएटर आपको क्या लगता है विच इज अ बेटर प्लेटफॉर्म फॉर यू, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब? इन पर्टिकुलर आई फील मेरे लिए, क्योंकि मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाती हूँ, तो मेरे लिए इंस्टाग्राम इज अ बेटर प्लेस, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो भी ज़्यादातर जेन जी, ज़्यादातर रील्स ही स्क्रॉल करते पाए जाते हैं. तो मुझे लगता है इंस्टाग्राम मेरे लिए बेटर प्लेटफॉर्म अभी तक साबित हुआ. बट आई रियली वांट टू मूव इनटू लॉन्ग फॉर्म, क्योंकि मुझे लगता है इतनी एक्सपीरियंसेस, इतनी चीजें, इतनी बातें हो गई हैं इतने कम टाइम में आप नहीं बोल सकते, इतनी स्टोरीज हो गई है पास में कि वो बताने के लिए मुझे लॉन्ग फॉर्म में मूव करना है. बट दैट फेज चेंज फ्रॉम शॉर्ट फॉर्म टू लॉन्ग फॉर्म, इट्स अ बिट टफ. तो वो करने की कोशिश आजकल मैं कर रही हूँ. तो मैं रोज 10:30 PM पे मेरा एक लाइव सेशन होता है जो आधे घंटे चलता है डेली. अच्छा. जिसमें हम क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ चीजें होती है जो मैं रेडी करके जाती हूँ कि ये मुझे बताना है स्टूडेंट्स को, और उनके कुछ क्वेश्चंस मैं लेती हूँ. और बहुत सारी ऐसी लॉन्ग फॉर्म के लिए हम लोग बहुत सारी चीजें प्लान कर रहे हैं, डाउट सेशंस एंड वेबिनार्स एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सब हम प्लान कर रहे हैं ताकि हम शॉर्ट फॉर्म से लॉन्ग फॉर्म में मूव कर सके और बेटर तरीके से हेल्प कर सके. 3 कोर्सेज, 5 थिंग्स, 2 टिप्स, अब मेरा हो गया उनसे. मुझे लगता है मुझे लंबी बात बतानी. आप
कि रेवेन्यू जनरेशन सोर्सेस क्या क्या है? रेवेन्यू जनरेशन नंबर 1 सोर्स, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा इंस्टाग्राम ही ज़्यादा ग्रोइंग और ज़्यादा अच्छा स्पेस है, तो ब्रांड डील्स मेरे लिए एक रेवेन्यू सोर्स रहता है, राइट, जिसमें ब्रांड में नहीं बोलूंगी बट इंस्टीट्यूशंस और कोचिंग Right. सेंटर्स और जो भी ब्रांड ही है, हाँ, देखा जो कि कहीं। ब्रांड ही है, बट Yes. लोग गलत समझते हैं ब्रांड सिर्फ मिंत्रा और फेसबुक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। IIMs और IITs भी ब्रांड्स हैं हम लोगों के लिए, एब्सोल्युटली। तो वो हमारे लिए एक बड़ा सोर्स रहता है इनकम का। देन कई बार ज़्यादातर वर्कशॉप्स तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लेती हूँ, वेबिनार्स वर्कशॉप्स, बट समटाइम्स दे आर स्पॉन्सर्ड, समटाइम्स वी कीप अ लिटिल अमाउंट फॉर दैट, और क्योंकि ऑडियंस काफ़ी सारी है तो लिटिल अमाउंट रखने के बाद भी रेवेन्यू जनरेशन वहाँ से होता है। देन अगेन यूट्यूब इज मोनेटाइज्ड, तो यूट्यूब भी एक रेवेन्यू सोर्स है। सो आपके जितने फॉलोअर्स हैं उस हिसाब से अभी तक का आपका सबसे बड़ा ब्रांड डील कितना का हुआ है? सबसे बड़ा ब्रांड डील कितने का हुआ है? आई थिंक वी हैव टच्ड फॉर वन पर्टिकुलर वीडियो, या वी हैव टच्ड $1 lakh। ओके, एंड क्या करना था उस वीडियो में? आप वीडियो बनानी थी, You have to make a reel. प्रमोशन। Okay. इट टोटली डिपेंड्स कि आप किस तरीके का प्रमोशन करवा रहे हो। Right. अब बहुत डायरेक्ट जब प्रमोशन होता है तो ब्रांड्स हैव टू पे, ऑब्वियसली जब इंटीग्रेटेड होता है तो कम होता है, बट और जितना बड़ा ब्रांड होता है उतना कम पे होता है। ये मैं बताना चाहती हूँ, जितना बड़ा ब्रांड उतना कम पे, और जितना फाउंडर बढ़िया होगा ना, अगर फाउंडर कोई बहुत बढ़िया इंसान है तो उतना वो अच्छा पे करते हैं आपको, क्योंकि वो अंडरस्टैंड करते हैं कि आपने जो ये कम्युनिटी बनाई है, ये पहली बात तो कभी पैसों के लिए बनाई नहीं थी। ये जो कम्युनिटी बनी है ये प्योरली सिर्फ और सिर्फ हेल्प करने के लिए बनाई गई थी। ये बिल्कुल, मुझे तो आइडिया ही नहीं था, मैं सच बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यहाँ से पैसे आते हैं। जो मेरी पहली मुझे बार्टर कोलैबोरेशंस आते थे कि जैसे हमने नुआ एक सैनिटरी पैड का ब्रांड है, काफी बड़ा ब्रांड है, उनके साथ हमने कोलैबोरेट किया था क्योंकि उन्होंने एक पेन पैच निकाला था जो जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता था। एंड क्योंकि मैं उस समय PCOD से मुझे PCOD है तो मैं उससे रिलेटेड वीडियोस डालती थी, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया। मैंने कहा यार इसकी तो ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण है, तो मैंने उनके साथ कोलैबोरेट किया था एंड दैट वाज लाइक अ बार्टर कोलैबोरेशन। उन्होंने मुझे प्रोडक्ट भेजा था और मैंने उसकी वीडियो बनाई थी। जब पहला पेड कोलैबोरेशन आया, उन्होंने मुझे बोला हम आपको 500 रुपीज देंगे एक वीडियो बनाने का, एक वीडियो, एक स्टोरी और एक स्टैटिक पोस्ट डालना था। उस समय ये पूरा पैकेज चलता था, तो मुझे लगा चलो ठीक है 500 रुपये देंगे, मैं तो फ्री में बना रही थी, मुझे लगा चलो ठीक है देंगे, बहुत अच्छी बात है। तो जब उन्होंने मुझे दिया, मैं मास्टर्स में थी, इन 2nd ईयर, और मैं ऑटो करके गई, तो मैंने अपने पर्स में से निकाल के 200 रुपये दिए ऑटो वाले भैया को। आई वाज रियली हैप्पी, यार ये मेरे 200 रुपये, ये मैंने कमाए हैं, और वो भी वो चीज़ करके जो मुझे पसंद, वो चीज़ करके नहीं जो यूजुअली लोग कर रहे हैं, वो करके नहीं, जो मुझे पसंद है, जो मैंने सिर्फ अपने लिए सेल्फिश मोटिव्स के लिए किया था कि मुझे लोगों तक पहुंच के उनकी हेल्प करनी थी। ये मुझे किसी ने कहा नहीं था करने को, मेरा कोई बॉस नहीं था, मैं खुद की बॉस थी और मैंने कमाया। उसके बाद जस्ट दैट डे, सेम डे, एक डेटिंग ऐप ने मुझे अप्रोच किया, और क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाती थी तो मैं इन सब चीज़ों से रेफ्रेन करती थी कि मुझे डेटिंग ऐप्स और गेमिंग और ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। तो बट द ऐप वाज रियली नाइस एंड ऐप स्टैनफोर्ड से बन के आई। अच्छा, ओके। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो मैंने कहा यार देखो करना तो नहीं है बट कुछ तो रिप्लाई देना ही है उनको। तो उन्होंने मुझे कमर्शियल्स पूछे थे सिर्फ एक वीडियो के, तो मैंने बोला 500 मिले अभी, कितना बढ़ाऊं, ये मुझे नहीं करना। तो मैंने बोला 7,000 रुपीज बोल देती हूँ, मना आ जाएगा सामने से, अपनी बेइज्जती भी नहीं होगी और हो भी जाएगा काम। मैंने उन्हें 7,000 लिखा, जस्ट आफ्टर 5 मिनट्स उन्होंने कहा ओके लेट्स गेट ऑन अ कॉल। और मैंने कहा अरे एक वीडियो के 7,000 रुपए मिल सकते हैं। एंड मैंने पहले प्लान कर लिया, मैं इसके लिए ये लूंगी, उसके लिए वो लूंगी, ये पूरा बट गया। वो 7,000 रुपीज आने से पहले खर्च हो चुके थे। तो ऐसा स्टार्टिंग वाज लाइक दैट। आप ऑलरेडी इमोशनल हो गए हो। Yeah, it is long back. When was this? कब का बात है? A year ago. Okay. And that must be such a sweet feeling. Yeah, मतलब बहुत अच्छा था वो, मतलब I was really happy कि मैं किसी के लिए, मैंने उसमें से 7,000 में से अपने लिए कुछ भी नहीं लिया था, मैंने सब कुछ फॉर माई सिस्टर, माई मदर, मैंने ऐसे लिया था। तो मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ ले सकती हूँ। तो वो जो एक फीलिंग होती है ना कि आप किसी के लिए कुछ कर सकते हो, मेरे लिए उस फीलिंग से ऊपर कुछ भी नहीं है। आज भी जब मैं वेबिनार्स लेती हूँ, मुझे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ही हैं क्रिएटर्स, वो कहते हैं यार इसको मोनेटाइज कर लो, तुम्हारे वेबिनार्स 10-10 हज़ार बच्चे रजिस्टर करते हैं एक बारी में, तुम 10 बार लेते हो, क्योंकि हमारे जो प्लेटफॉर्म है उसका 1000 का वो होता है कट ऑफ की 1000 लोग ही ज्वाइन कर सकते हैं एक बारी में। अच्छा। तो 1000 करके मैं 10 बार ही लेती हूँ, वो सेम वेबिनार 10 टाइम्स लेती हूँ, 10,000 रजिस्ट्रेशंस हैं,
तो मुझे कहते हैं यार अगर तुम 10,000 का 100 रुपए भी लोगी ना, देखो कितने पैसे बन बहुत जाएंगे। पैसे यार। तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, मेरे को नहीं करना, मुझे सिर्फ उनकी हेल्प करनी है। और एक हम वेबिनार प्लान करते हैं कि सिर्फ 30 मिनट्स चलेगा, वो 1.5 घंटा चलता है क्योंकि बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं। अब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब जवाब तो दूंगी ना, ऐसे थोड़ी बोलूंगी नहीं टाइम हो गया मुझे जाना है, तो वो चलता है। तो मुझे लगता है कि आई थिंक हेल्प करने से ज्यादा या किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने से ज्यादा मुझे और किसी चीज में मजा नहीं आता, पैसे कमाने में भी नहीं आता। राइट। तो आप जो ये वेबिनार्स लेते हो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑल अराउंड इंडिया से आते ऑल हैं? अराउंड इंडिया। ऑल अराउंड इंडिया। तो एक बात बताओ, व्हाट इज योर टेक ऑन स्टूडेंट्स हु वांट टू गो अब्रॉड एंड स्टडी? मुझे लगता है पहले मुझे लगता था कि नहीं इंडिया में ही पढ़ना चाहिए, बट मुझे अब मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा इस चीज में चेंज हुआ है कि अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो ब्रिलियंट है बच्चा, बट ड्यू टू एनी रीजन आप एंट्रेंस एग्जाम में पर्टिकुलरली उतना अच्छा नहीं कर पाए हो एंड आप अपने एंट्रेंस एग्जाम के ड्रीम कॉलेज में नहीं पहुंच पाए हो, बट यू आर स्मार्ट, राइट। यू आर ब्रिलियंट, यू हैव स्कोर्ड अ गुड मार्क्स, आपका स्कोर अच्छा है, तो आपको डेफिनेटली अब्रॉड ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वहां पर ना वो ओवरऑल स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। वो ये भी देखते हैं आपका पूरा प्रोफाइल कैसा है, सिर्फ मार्क्स पे फोकस नहीं होता। जहां पर इंडिया में अनफॉर्चुनेटली अभी भी सिर्फ Marks मार्क्स centric एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया, इवन इन बिजनेस स्कूल्स जहां पर पूरी प्रोफाइल देखनी चाहिए, वहां पर भी जब तक उतनी कट ऑफ वाले मार्क्स ना लेके आओ आप इंटरव्यू तक जा ही नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ पे इंडिया में अभी भी मार्क बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, बट अब्रॉड में मार्क्स थोड़ा कम क्राइटेरिया है, ओवरऑल पर्सनालिटी एक अच्छा क्राइटेरिया। तो इफ यू कैन अफोर्ड, मैं बोलती हूँ वो एक्सपीरियंस करके जरूर आओ, चाहे वापस आ जाओ इंडिया, वापस आ जाओ, अपने नेशन के लिए काम करो, अपनी कंट्री के लिए काम करो, बट एक्सपीरियंस करके आना चाहिए। राइट। You must have heard about the recent suicide जो हुआ था ENY में. So what is your take on the, I don't think should I call it toxic or not, I don't know, but about the corporate culture that is there in India right now? आई थिंक सिस्टम तो हमेशा से ही ऐसा है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में सिस्टम बन गया या एक दिन में ये चीज ऐसी हो गई या एक पर्सन के साथ हुआ, एक पर्सन का हाईलाइट हो गया, एक पर्सन का हमें क्योंकि ट्रेंड बना तो हमें पता चल गया, क्योंकि लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा इसके बारे में बात हुई तो हमें पता चल गया। बट ऐसी कितनी डेथ्स होती होंगी और कितनी कंपनीज में, ये तो सिर्फ ईवाई, क्योंकि ईवाई का नाम बहुत बड़ा है इसलिए भी ये हाईलाइट हो गया, छोटे छोटे कंपनीज से लेकर के और बड़ी कंपनीज तक ऐसी कितनी डेथ्स, ऐसी कितनी इंसिडेंट्स होते होंगे जो सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन को लेके चल रही हूँ मैं अभी, विमेन पे और थर्ड जेंडर पे और माइनॉरिटीज पे और अंडर प्रिविलेज पे तो मैं आ ही नहीं रही, वो तो एक केस ही अलग है, बट सिर्फ एक ह्यूमन को अगर मैं लेके चलूँ तो सिस्टम उनको मारने की हर पॉसिबल कोशिश करता रहता है एंड हमें रियलाइज ही नहीं होता कि ये कोशिश हो रही है हमारे साथ, और जो कर रहे हैं उन्हें भी नहीं पता कि हम ये कर रहे हैं, हम ये गलत कर रहे हैं। जैसे एक इंडियन हाउस होल्ड में होता है ना कि देयर इज अ मदर इन लॉ जिसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था बाय हर मदर इन लॉ, तो जब उसकी डॉटर इन लॉ आती है तो वो उसको भी उसी तरीके से ट्रीट करती है विदाउट रियलाइजिंग कि वो सेम चीज कर रही है, व्हिच इज रॉन्ग। सेम थिंग गोज इन द कॉर्पोरेट कल्चर कि आप एज अ एम्प्लॉय जब आए थे, न्यू ज्वाइन किया था, न्यू ज्वाइनी जब आए थे फ्रेशर, तब आपके साथ जो चीजें हुई, अब जब आप सीनियर रोल पे आ गए आप उन फ्रेशर्स के साथ सेम चीज कर रहे हो, नोबडी इज ट्राइंग टू चेंज। और एज अगर आप एक व्यूअर हो जो एक एम्प्लॉय है तो मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर आप सिस्टम को ब्लेम करते रहो, देखो सिस्टम ऐसा ही है और बहुत सालों तक शायद ऐसा ही रहेगा। चेंज करने की कोशिश अपने अंदर करनी चाहिए इंसान को, ये नहीं बोलना चाहिए कि सिस्टम चेंज हो जाए। सिस्टम लोगों से बनता है, सिस्टम कोई दीवारें या इक्विपमेंट्स या टूल्स ये नहीं है, सिस्टम लोगों से बनता है। आप चेंज होने की कोशिश करोगे, आप अपने एम्प्लॉयज से, आप अपने जूनियर्स से, आप अपने न्यू फ्रेशर इंटर्न से जैसे बात, जैसा बिहेवियर, जैसा कल्चर रखोगे वो आगे भी वैसा ही फॉरवर्ड होगा। तो देयर शुड बी अ साइकिल ब्रेक हियर जो हमें करना चाहिए, ना कि सेम चीज को फॉरवर्ड करना, क्योंकि सेम चीज करना बहुत आसान है, कॉपी करना बहुत आसान है, सेम चीज को फॉरवर्ड ले जाना बहुत ईजी है, बट साइकिल को ब्रेक करना, वहां पर एक चेंज लाना, दैट इज डिफिकल्ट। तो अपने अंदर हमें चेंज लाना है, ये पूरा इंसिडेंट सिर्फ ये सिखा रहा है अपने अंदर चेंज लाओ। दिस इज नॉट जस्ट अ लिंक्डइन पोस्ट, दिस इज नॉट जस्ट अ इंस्टाग्राम रील जिसपे बहुत व्यूज आ गए, दिस इज अ रियल प्रॉब्लम और हमें इसमें चेंज लाने की जरूरत है। अगर हम वो पोस्ट पढ़ रहे हैं, उसको रीपोस्ट कर रहे हैं और फिर सैड इमोजी लगा रहे हैं और नेक्स्ट डे अपने एम्प्लॉयज के साथ जाके वही सेम चीज कर रहे हैं ना, तो हमारे ऊपर मतलब हम और खराब है फिर तो, क्योंकि हम एक तरफ सिंपैथी भी दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ हम सेम भी रह रहे हैं। तो हमें यहाँ पे चेंज लाने की, अपने अंदर चेंज लाने की बहुत जरूरत है। चेंज से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज योर टेक ऑन द सीट स्कैम व्हिच हैपेंड इन इंडिया? सीट स्कैम आई थिंक ये अगेन ये कोई पहली बार नहीं हुआ है और ये आखिरी बार भी नहीं हुआ है।
ये चीज़ बहुत सालों से चलती आ रही है, इस बार हाईलाइट हो गई, कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हो गई। Even the NEET one as well. नीट वाला हाँ, बहुत yes. ज़्यादा हाईलाइट हो गई है, और ये एक अलार्मिंग कॉल था फॉर द एनटीए। ये Right. एक अलार्मिंग कॉल था सारे एजुकेटर्स के लिए, ये एक अलार्मिंग कॉल था सारे स्कूल, जितने भी लोग इस सिस्टम में इन्वॉल्व है एजुकेशन के, ये सबके लिए अलार्मिंग कॉल था कि हम क्या कर रहे हैं। हम क्यों एक ऐसा खाई जैसी चीज बना रहे हैं जिसमें हम एक के बाद एक बैचेस ऑफ स्टूडेंट्स को डाल रहे हैं, और हम 10 लाख बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 1000 सीट्स पे आ जाएं और 1000 में सिलेक्ट हो जाएं। CUET 28 लाख बच्चा देता है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी सबका ड्रीम होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 80,000 सीट्स हैं। 28 lakh compared to 80,000 seats, how is that even possible? वो बच्चा जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, जो अपने पोटेंशियल से बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है, उसको कब अप्रिशिएट करेंगे हम कब ग्रोथ को अप्रिशिएट करेंगे, ओवरऑल प्रोफाइल को कब अप्रिशिएट करेंगे, हम कब ये सोचेंगे कि सिर्फ अकेडमिक्स नहीं है इम्पोर्टेंट, ओवरऑल ग्रूमिंग, ओवरऑल नॉलेज और एक ओवरऑल सिस्टम को कब हम लेकर आएंगे, मुझे नहीं पता। बट सीट्स आई फील हमें बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। और अगर हम अपने गवर्नमेंट, जब हमारा इलेक्शन चलता है या जब भी हम ऐसे पावर में होते हैं, एज अ वोटर हम पावर में होते हैं, तो हम कभी भी नहीं पूछते आप एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हो, आप सीट्स बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो, आप इन कोचिंग स्कैम्स के लिए क्या कर रहे हो, आप सीट स्कैम्स के लिए क्या कर रहे हो, हम नहीं पूछते। तब तो हमें भटका दिया जाता है विद ईदर और सिचुएशंस कि ये वो करा था, वो करा था, पुरानी सरकारों ने ये किया, आप क्या कर रहे हो। और एजुकेशन का क्वेश्चन कभी नहीं आता। हर साल एजुकेशन का बजट गिरता ही जा रहा है और बढ़ कभी भी नहीं रहा, बट हम कभी क्वेश्चन ही नहीं करते। और जब एडमिशन कराने की बारी आती है तो जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को ब्लेम करते हैं, तुम्हें तो एक ही सीट चाहिए थी ना। मैंने बहुत पेरेंट्स को देखा है जब वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मैम इसको तो एक ही सीट चाहिए थी ना, इसको 10,000 सीट्स थोड़ी, इसको 80,000 सीट्स थोड़ी चाहिए थी, इसको तो एक चाहिए थी, ये एक पे भी नहीं आ पाया। वो एक पे देखो ना कितने बच्चे बैठे हैं, 28 लाख स्टूडेंट्स आर गिविंग, उसमें से 80,000 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, और वो भी सबको ड्रीम कॉलेज नहीं मिल रहा, सब SRCC थोड़ी जा रहे हैं। अब DU में 90 कॉलेजेस हैं, किसी को कोई भी मिल सकता है और कोई भी कोर्स मिल सकता है। तो बहुत टफ है ये कॉल लेना कि अब हम आगे अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखाएं कि तुम ओवरऑल ग्रूमिंग करो, तुम अपने पर्सनालिटी को बेटर करो क्योंकि कॉर्पोरेट में वो जरूरी है, या तुम सिर्फ एक किताबी कीड़ा बन के रह जाओ क्योंकि तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो जरूरी है। तो बहुत टफ हो जाता है यहाँ पे सिखाना कि क्या करें और क्या ना करें। वो बैलेंस क्योंकि सिस्टम में ही नहीं है तो हम भी नहीं बता पाते, फिर हम भी वही टॉक्सिक कल्चर को आगे लेके जा रहे हैं क्योंकि हमें रहना तो यही है, एडमिशन यही लेना है, काम यही करना है, तो कैसे करेंगे। बट आई फील यहाँ पर पेरेंट्स का एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चे में कॉन्फिडेंस दिखाना, क्योंकि जिस बच्चे में क्लास 12 क्लास 10th या कॉलेज ईयर्स में कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया जाता, वो बच्चा बाद तक जाके भी कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता। अब कई बार मैं इतने लोगों से मिलती हूँ जब हम बिजनेस वर्कशॉप्स के लिए भी जाते हैं, वहाँ पे आई मीट मैन इन देयर 30s 40s, कॉन्फिडेंस नहीं है। एंड मैं विद इन 5 minute ऑफ कॉन्वर्जेशन में समझ जाती हूँ इनके साथ ना बचपन में कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया गया, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ रहती हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि 12th में पेरेंट्स ने बोला अरे तुमसे तो ये भी नहीं होगा वो भी नहीं होगा, उसके बाद वो होता भी नहीं है, बच्चा एकदम कॉन्फिडेंस डाउन। फिर कॉलेज में जाते हैं, वहाँ ना मजे कर पाते हैं ना पढ़ पाते हैं, फिर कॉन्फिडेंस डाउन। जॉब में फिर बोलते हैं अच्छा तुम्हारे फ्रेंड की तो 50 लाख का पैकेज लगा है, तुम तो 12 पे ही रह गए। आपको कैसे समझ में आ जाता है, मतलब देख के या बात करके? बात करके उनमें वो कॉन्फिडेंस कभी होता ही नहीं ना, वो रिस्क ले सकते हैं। एग्जांपल जैसे वो रिस्क ही नहीं ले पाते ना, वो आपसे आंखें मिला के बात नहीं करेंगे कभी भी। अच्छा, तो देख के बात करते हैं, अच्छा मैम ठीक है मैम ओके अच्छा, वो ऐसे बात करते हैं, वो दे कांट लुक स्ट्रेट इनटू योर आईज। वो कॉन्फिडेंस उनमें क्योंकि पेरेंट्स ने नहीं दिया ना। पेरेंट्स हमारे फर्स्ट गाइड्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स एक ऐसी लाइट होते हैं जो हमारी लाइफ को कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं। बट वही पेरेंट्स, क्योंकि उन्हें भी नहीं सिखाया गया, पेरेंटिंग नहीं बताई गई, उनके बच्चे हो गए जैसा उनको आता था वैसा उन्होंने पाला, और बच्चों को ना अच्छा करते हुए देख पेरेंट्स को गुस्सा आया, उन्होंने वो गुस्सा पूरा चैनल कर दिया। अब जब वो गुस्सा चैनल हो गया, बच्चे का कॉन्फिडेंस एकदम लूज हो गया, जबकि उन्हें ये बच्चे को कहना चाहिए कि नहीं यार तुम तो बहुत अच्छा कर सकते हो, तुमसे अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता। एंड आई फील आई एम ब्लेस्ड टू हैव पेरेंट्स जो मुझे हमेशा एक ही बात बोलते हैं, तुमसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। अगर तुमसे ये नहीं हो पाया ना तो ये चीज खराब है, इसमें प्रॉब्लम थी, तुम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब उन्होंने मुझे कभी ये नहीं बोला कि यू आर द प्रॉब्लम, यू हैव फेल्ड, यू हैव नॉट डन वेल। वो हमेशा ये बोलते हैं हो सकता है मेहनत में कमी हो, कोई बात नहीं, बट तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, ये हमें पता है।
तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस अगर हर पेरेंट अपने बच्चे को देने लग गया तो हमारा नेशन कहीं से कहीं पहुंच जाएगा. Confident Obviously. human beings are more productive. They have better mental health. They perform better in work environments, in pressured environments. वो stress के माहौल में भी अच्छा perform करते हैं. So I think that is a very important. And how do you maintain your work-life balance? Oh, I don't. I suck at that because I feel कि मुझे तो आप फैमिली को टाइम नहीं देते? यार फैमिली को टाइम, अच्छा माय फैमिली इज वेरी सपोर्टिव. तो Okay. ऐसा होता है कि जैसे अगर सपोज मैं आज पॉडकास्ट के लिए आ रही हूँ, माय होल फैमिली इज वन मोटो इज कि मैं पॉडकास्ट में आ रही हूँ, ठीक है. अच्छा. सो दे आर वेरी This is सपोर्टिव. very sweet. या दैट्स वेरी स्वीट. दे आर लाइक अच्छा इतने बजे जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है. वो खुद ही इतना ज्यादा कॉन्वर्जेशन कर लेते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा कॉन्वर्जेशन करने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती. बट मेरे अंदर आई थिंक मुझे एक चेंज जो मुझे यहाँ पे आइडेंटिफाई होता है कि मुझे लाने की जरूरत है इज टू स्टॉप गोइंग टूवर्ड्स की परफेक्शन आनी चाहिए हर पर्सन से. क्योंकि अब क्या होता है, मैं बहुत सारे जो काम है जो पहले मैं खुद करती थी वो अब बहुत मेरी जो टीम है उनमें काफी मेंबर्स हैं वो करते हैं. तो मुझे लगता है जब वो करके लेके आते हैं तो मैं देखती हूँ ये क्या किया है, ये तो ऐसे होता ही नहीं है. तो मुझे एकदम से आई फील वेरी एनरेज्ड और मैं वो सारा काम खुद कर देती हूँ. अच्छा, okay. मैं उनको बोलती हूँ ठीक है कोई बात तुमसे नहीं हो रहा, आई डू इट. But that's micromanaging, which is not cool. Don't I you think feel so? नहीं, फिर they don't learn out of it. Next time they do the same thing and then वो cycle repeat होती रहती है. तो instead of doing that मुझे लगता है मुझे थोड़ा टाइम और थोड़ा स्पेस और थोड़ा सा ओपन माइंड से चीजों को देखना चाहिए. तो वो जो नैरोनेस है ना मेरे अंदर रिलेटेड टू परफेक्शनिज्म, वो मेरे वर्क लाइफ बैलेंस को बुरा करती है. क्योंकि मैंने कुछ टास्क प्लान किए हैं, अब कोई लेके आ गया कुछ, अब मैं वो भी मैनेज कर रही हूँ, अब इधर से कोई आ गया फिर वो भी मैनेज. वो इतने ज्यादा टास्क हो जाते हैं कि वो रात तक अगर और अगेन रात तक स्टैप ऑफ नहीं हो रहे तो मैं फिर जगी हुई हूँ. तो वो पूरा साइकिल चलता रहता है. So guys, as a founder or a creator, do not micromanage your people. Let them be. खुला छोड़ दो उनको. Let them be and उनको सिखाने की कोशिश ज्यादा करो और उनसे उनको ये मत बोलो तुमसे काम करवा रहे हैं, तुम्हें सिखा रहे हैं. तो वो थोड़ा चिल एनवायरनमेंट रहता है, स्पेशली इफ यू आर वर्किंग विद जेन ज़ी. तो थोड़ा सा आप ये बोलोगे काम है तो वो फिर वो प्रेशर ले लेते हैं कि काम है, अच्छा फिर उनको ऐसा लगता है कि नहीं करना, हमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं डालनी. बट बिकॉज आई वर्क इन अ क्रिएटिव फील्ड तो मुझे लगता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो भी बहुत क्रिएटिव हो. So I'll ask you a very fun question, okay? Specifically for the students, and this is not for the engineering or the law or the medical students, this is specifically for arts, science, commerce वाला. क्योंकि आपके स्टूडेंट्स ऑल अराउंड इंडिया से, एंड वील स्पेसिफिकली फोकस ऑन 4 मेजर सिटीज, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर एंड कैलकाटा. विल स्टार्ट विद दिल्ली. ओके, 3 बेस्ट कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू यू इन दिस ये स्ट्रीम्स में, और बाकी का भूल जाए. बैचलर्स में, हाँ बैचलर्स में आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स अगर हो. 3 कॉलेजेस. नहीं, जिसमें आप एक बोलो. एक मुझे लगता है नंबर 1 शुड बी मिरांडा हाउस. ओके, एनी डे आप वहाँ जाओ, माहौल ही अलग है, वो बात ही अलग है, वो दीवारें ही अलग है, वो टीचर्स ही अलग है. आई थिंक नंबर 1 शुड बी मिरांडा हाउस. सेकेंड ऑन द लिस्ट आई फील SRCC को कोई बीट नहीं कर पाया. सेकेंड ले दिया, मुझे माफ कर देना SRCC वालों, बट मैं मिरांडा हाउस को फर्स्ट रखती हूँ. तो आई थिंक सेकेंड इज SRCC एंड देन आई थिंक थर्ड पे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज का नाम नहीं लूंगी, यहाँ पर मैं JNU बोलूंगी. क्योंकि JNU जिन चीज़ों के लिए बदनाम है उसे साइड रख देते हैं, बट जो वहाँ के प्रोफेसर्स का एक्सपीरियंस लेवल है और जो वहाँ की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे डिबेटिंग हो गया या इन जनरल वहाँ पर जो जितने भी बच्चे हैं वो सब UPSC की ज़्यादातर तैयारी कर रहे होते हैं. तो जब वो तैयारी करते हैं उस लेवल की, जब वो तैयारी करते हैं तो उनका जो नॉलेज लेवल है वो काफ़ी हाई होता है. तो वहाँ के PhD स्कॉलर्स, मास्टर्स के स्टूडेंट्स बहुत हाईली, मतलब इतने अच्छे, इतने नॉलेजेबल, इतने स्मार्ट लोग होते हैं वहाँ पर. तो वो JNU आई थिंक यहाँ पर लिस्ट में होना चाहिए, दिल्ली में स्पेसिफिकली. लेट्स गो टू मुंबई. मुंबई आई फील सिम्बायोसिस इज डूइंग रियली वेल. एंड मुझे वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट, मुझे पर्सनली जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा वो बहुत बहुत अच्छा रहा उनके साथ. एंड मुझे बस सिम्बायोसिस तो पुणे हो गया ना. सिम्बायोसिस, हाँ मतलब आप अब अच्छा महाराष्ट्र पकड़ लेते, चलो ठीक है, लेट्स महाराष्ट्र पकड़ लेते. तो सिम्बायोसिस, हाँ सिम्बायोसिस आई थिंक इट्स डूइंग रियली गुड. देन अभी मैंने रिसेंटली एक वेबिनार लिया था विद HR कॉलेज, HR कॉलेज मुंबई. HR कॉलेज स्टूडेंट्स आर सो नाइस, मतलब मैं दिल्ली के स्टूडेंट्स को भूल गई. वो इतने अच्छे बच्चे थे, दे वर लिसनिंग, राइटिंग, आस्किंग इंटेलिजेंट क्वेश्चंस. तो आई फील वहाँ के बच्चे, क्योंकि मैं एक एनवायरनमेंट से जज करना चाहती हूँ रादर देन की जो गवर्नमेंट रैंकिंग्स हैं मैं उनसे जज ना करके इनसे जज करना चाहती हूँ.
देन आई थिंक नंबर 3 एसपी जैन को कोई Okay. मिस नहीं Yes, करना चाहिए यहाँ yes, पे, yes. बोथ फॉर बैचलर्स एंड मास्टर्स कोर्सेज. Right. एसपी जैन के जो एलुमनाइज हैं, दे आर डूइंग रियली वेल, एंड वो अपने कॉलेज के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और रैंकिंग में भी एसपी जैन काफी अच्छा कर रहे हैं. तो आई थिंक I really like your choices. And last one, Calcutta. कैलकाटा, आई थिंक जेवियर्स नंबर 1 पे विदाउट एनी डाउट जेवियर्स को दे देते हैं. देन उसके बाद आई एम नॉट रियली श्योर ऑफ द अदर कॉलेजेस हियर, बट आई थिंक जेवियर्स इज द ओनली कॉलेज जहाँ मेरी पर्सनल इंटरेक्शन हुई है. मैं अनबायस्ड ओपिनियन यहाँ पर नहीं वो करूँगी Right. प्रमोट, बट आई फील जेवियर्स से ही मेरी इंटरेक्शन हुई है, क्योंकि कोलकाता ओनली वर्कड विद जेवियर्स के Okay. Great. So we have this section on our show which is called the straight and the twisted section. ओके. You have to answer either straight या twisted. अब straight मतलब ये होता है कि sentences जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, like Okay. 100% सही है. ओके. And twisted मतलब सही नहीं भी है, या 50-50 है, या गलती है. ओके. So straight and twisted, Okay. literally का जो मतलब है. ठीक है. Okay. ठीक है. So are you ready? And you can't think. You have to be really fast while answering. Okay. Yeah, I'm ready. Great. So you ready? Mhm. You need to have a perfect academic record to get into a good college. Twisted. You don't need to be an extrovert to succeed in your career. Twisted. Soft skills are only relevant in the workplace. Twisted. Only prestigious colleges guarantee success. Twisted. Indian education system is the best. I'm sorry, but twisted. Nandini, thank you so much for Thank you. coming to Twisted Truths. It was a pleasure talking to you. Same बहुत here. मजा आया. And I hope आपके जो students हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं वो सेकंड पार्ट के लिए भी डिमांड करेंगे, और हम लोग Right. फिर बहुत सारा बात करेंगे. Definitely. Yeah, Thank so you we so need a lot much. of comments below कि part 2 लेकर आओ with Nandini. So definitely we'll plan it out. Absolutely. Thank you so much, guys. Thank Thank you. you.